Assalamu alaikum, good morning and welcome to JS Study Station. I am your chemistry teacher and today I am going to start chapter number 3 structure of an atom. इस चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एटम के स्ट्रक्चर की। एटम के स्ट्रक्चर किस किस्म का होता है, यानी एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। न्यूक्लियस कहते हैं हम एटम के सेंटर पार्ट को, यानी जो हिस्सा एटम के सेंटर में मौजूद होता है वो हिस्सा हमारा कहलाता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एंड इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास कुछ चार्ज आयन्स मौजूद होते हैं, यानी दो किस्म के चार्ज आयन मौजूद होते हैं। उन चार्ज आयन को हम कहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फाउंड इन द सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है, यानी जो एटम का सेंटर पार्ट कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट क्या होता है, यानी न्यूक्लियस का वो हिस्सा, एटम का वो हिस्सा जो कि न्यूक्लियस का बाहरी हिस्सा कहलाता है, यानी जिस हिस्से पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। तो यह है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी इसी स्ट्रक्चर की बेस पे हमारा कोई भी एटम बना हुआ होता है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि किस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर की इब्तिदा हुई। सबसे पहले आते हैं डाल्टन्स। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी। ये थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड थी, इसीलिए इनकी थ्योरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहलाती है। ये थ्योरी क्या कहती है कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी डेफिनेट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब इनकी थ्योरी के मुताबिक मैटर, जितनी भी दुनिया में मैटर्स मौजूद हैं वो बने हुए हैं छोटे से, यानी टाइनी और डेफिनेट पार्टिकल से। इन पार्टिकल्स को कहा जाता है एटम। दीज एटम्स आर इनविजिबल, यानी ये एटम जो हैं वो नज़र नहीं आ सकते, यानी इतने छोटे होते हैं कि वो उनको देख पाना बहुत मुश्किल है। ऑल एटम्स ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट शेयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग वेट, यानी किसी भी मखसूस एलिमेंट के एटम्स भी सेम होते हैं। इनफैक्ट उनका वेट भी सेम होता है। किस तरीके से, यानी अगर कार्बन का एलिमेंट होगा तो उस कार्बन के एलिमेंट के अंदर कार्बन के ही एटम्स मौजूद होंगे। इनफैक्ट उनका वेट भी सेम होगा। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ऑक्सीजन या किसी और एलिमेंट के एटम्स आ जाएं। Atoms of different elements contain different masses. Different elements के atoms के different masses होते हैं, जैसे कार्बन का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, इसी तरीके से। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए जे थॉमसन की हेल्प से, यानी जे थॉमसन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। अब ये इलेक्ट्रॉन किस मेथड्स के थ्रू हुए? ये मेथड इनका कहलाता है डिस्चार्ज ट्यूब मेथड्स। ठीक है, यानी इस मेथड में इन्होंने क्या किया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, इसके दोनों साइड पे यानी लेफ्ट एंड राइट साइड पे दो प्लेट्स पुट की थी, जिसमें से एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव साइन कैरी कर रही थी और एक प्लेट नेगेटिव साइन। जो साइन पॉजिटिव क्रिएट कर रही थी वो साइड एनोड कहलाती है और जो साइड नेगेटिव प्लेट हमारी लगी थी जिस साइड पे, वो हमारी कैथोड कहलाती है। जब थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके अंदर से पास किया तो उसने क्या देखा
के फर्स्ट के दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन्स, वो स्ट्रेट लाइन की सूरत में गुजर रही थी। नंबर 2 और क्या देखा कि दे डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, यानी वो लाइट सिर्फ उसी तरफ उसी डायरेक्शन में जा रही थी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट्स लगी हुई थी। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ये रेज जो हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से वो रेज जो थी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तो इससे क्या साबित होता है कि वो रेज जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज थी, ठीक है, यानी उनके ऊपर जो चार्ज मौजूद था वो नेगेटिव था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन 1886 में गोल्डस्टाइन, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। किस तरीके से? इन्होंने वही डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट फॉलो किया और इन्होंने देखा कि कुछ रेज जो थी, यानी सारे प्रोसेस उसी तरीके से थे। प्लेट उन्होंने लेफ्ट और राइट पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स पुट की थी और क्या नोटिस किया था कि कुछ लाइन यानी कुछ रेज जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। किस चीज़ के अपोजिट डायरेक्शन में? कैथोड की, यानी वो किस साइड मूव कर रही थी? नेगेटिव की डायरेक्शन में। वो रेस नेगेटिव की डायरेक्शन में जा रही थी, यानी वो रेस क्या कैरी कर रही थी? पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही थी। उस रेस का उसने नाम रखा कैनाल रेस, ठीक है, ये उस रेस का गोल्डस्टाइन ने नाम रखा। अब आइए रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। द इमिशन ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन और पार्टिकल्स कॉज्ड बाय द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई, यानी एटम के न्यूक्लियाई के अंदर से रेडिएशंस का निकलना या फिर जाहिर होना, ठीक है, या रेडिएशन मतलब शुआएं का यानी पार्टिकल्स का। रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस और द रेडिएशन इमिटेड बाय दीज, यानी ये कहाँ से निकल रही होती हैं? ये एटम के सेंटर पार्ट में से, यानी एटम के न्यूक्लियाई में से ये रेडिएशंस निकल रही होती हैं। इमिट का मतलब होता है निकलना, ठीक है, यानी इमिशंस यानी जाहिर होना। देयर आर 3 टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स। अब ये रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स 3 किस्म की होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये 3 किस्म की रेडियोएक्टिव रेज होती हैं जिनको हम रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास रदरफोर्ड। रदरफोर्ड भी एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक मॉडल प्रेजेंट किया था जिसको कहा जाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड प्रपोज द एटम एज अ मिनिएचर सोलर सिस्टम। अब रदरफोर्ड क्या कहते थे कि एटम जो है वो एक सोलर सिस्टम की तरह है, यानी छोटा सा एक सोलर सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स orbiting around a massive nucleus with the nucleus occupying only a very small part of atom। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरा एटम में रिवॉल्व कर रहे हैं, जबकि न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम का। डिफेक्ट क्या थे? रदरफोर्ड्स मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड का ये मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी यानी एटम एक ही जगह पर है या नहीं, यानी स्टेबल है या नहीं, उसको प्रूव नहीं कर पाए थे, उसकी वजाहत नहीं दे पाए थे। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड पोस्टुलेट, इसके अलावा उनका सेकंड डिफेक्ट क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एट अ वेरी हाई स्पीड अराउंड अ न्यूक्लियस। अब ये क्या कहते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत हाई स्पीड में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पर, यानी अपने मखसूस रास्ते पर, जो बात भी एक्सप्लेनेबल नहीं थी, यानी ये एक्सप्लेन नहीं कर सके इस चीज़ को। इसके बाद आते हैं नील बोहर। नील बोहर भी हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पर ही काम किया है। अब नील बोहर क्या कहते हैं? इन द बोहर एटॉमिक मॉडल द एटम इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब ये क्या कहते हैं कि एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट्स पे, मतलब एक मखसूस रास्ते पर ही घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। द ऑर्बिट्स आर लेबल्ड बाय इंटीगर द क्वांटम नंबर n। अब इन ऑर्बिट्स को हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
ठीक है, यानी उसने इनको नाम दे दिया था। इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू एनदर बाय एमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ऑर्बिट से यानी एक शेल से दूसरे शेल पे जंप कर सकते हैं, एनर्जी को रिलीज करके और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। अब जैसे नीचे डायग्राम आप देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया है कि बोहर ने मुख्तलिफ शेल्स को नाम दे दिए, जैसे कि फर्स्ट शेल हमारा कहला रहा है के शेल, सेकेंड हमारा एल शेल, थर्ड वाला एम एंड एन। इसी तरीके से बोहर ने शेल्स को मुख्तलिफ नाम दे दिए थे। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज, अच्छा, एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एवरी एटम, यानी किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं उसको हम कहेंगे कि वो उस एटम का एटॉमिक नंबर है। इट इज डिनोटेड बाय जी। इसको हम जी के सिंबल से डिनोट करते हैं, यानी जहां पर भी एटॉमिक नंबर का नाम आएगा वहां पर सिंबल जी यूज होगा। हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, जस्ट सिंबल पुट करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं, अब मास नंबर क्या होता है? द मास नंबर ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर, यानी एटॉमिक मास नंबर को हम एटॉमिक मास नंबर भी कह सकते हैं और न्यूक्लियन नंबर भी कह सकते हैं। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये हमें क्या बताता है कि किसी भी एटम्स में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन की क्या तादाद है और न्यूट्रॉन की क्या तादाद है किसी भी एलिमेंट में, वो हमारा कहलाता है मास नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल ए। इसको हम ए के सिंबल से लिखते हैं, यानी जहाँ पर भी मास नंबर यूज हो रहा होगा वहाँ पर हम ए पुट करेंगे।